हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चों को जो है वो सेक्शन ए का प्रॉब्लम आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो कैसे होंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे पढ़ें। इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखो, अगर आप लोगों ने लेक्चर मेरा अगर ध्यान से सुना है तो आप लोग जो है वो सेक्शन ए आराम से कर सकते हो। ठीक है, अभी सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस है। एमसीक्यू, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, और थर्ड क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि 10 मिनट्स का जो है वो मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को भेज देती हूँ कि पढ़ाई आप कैसे करोगे फॉर एमसीक्यू फॉर सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में आपका जो है वो 8th स्टैंडर्ड का जो बेसिक है ना, 8th स्टैंडर्ड का जो बेसिक मैथ्स है वो आपको जो है वो इसमें आएगा। यानी कि जो भी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, तो उसका जैसे अगर हमने क्यूब पढ़ा, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूब, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दैट। लाइन ग्राफ हमने पढ़ा, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाइन ग्राफ। हमने लीनियर इक्वेशन किया, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, वेरिएबल का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएबल। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने आपको 2-3 इक्वेशंस दे दी और मैंने आपको बोला कि इसमें फाइंड आउट करो विच वन इज़ द वन वेरिएबल इक्वेशन। जैसे कि अगर मैंने आपको 2x+2 दिया, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि ये कौन सी है, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, तो आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं। समझ आ रहा है। 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर उसमें आपको क्यूब है, जैसे क्यूब चैप्टर है, तो क्यूब में क्यूब की डेफिनेशन क्या है। फिर क्यूब में मैंने आपको क्लास में भी बार बार बोला है, क्लास के रिवीजन में भी बार बार बोला है कि आपको 1 to 20 क्यूब्स लर्न होने ही चाहिए। समझ में आ रहा है। और जितना हो सके आप क्यूब जो है वो लर्न करो, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में 9th और 10th में भी आपको काम आएंगे। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको 9th और 10th के लिए भी, कि आपको क्यूब्स लर्न रहे, आपको स्क्वायर्स लर्न रहे। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद जो है वो हमने फार्मूला, जैसे अभी हमने सॉलिड चैप्टर किया, राइट। सॉलिड चैप्टर में अगर आप देखोगे तो हमने उसमें क्या किया है, तो हमने उसमें मेन जो है वो फार्मूला है। तो आपको फार्मूलाज लर्न होने चाहिए। आपको जो है मैंने क्लास में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, मगर अब कुछ बच्चे ध्यान दिए या नहीं दिए पता नहीं, बट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि फार्मूलाज जो है वो इट मे पॉसिबल मैं आपसे फार्मूला पूछूं, 3-4 फार्मूला दिए रहे, है ना, और आपको जो है वो उसमें करेक्ट फार्मूला जो है वो आना चाहिए। फिर उसके बाद जो है अगर आपको मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस, जैसे अगर मैंने पूछ लिया वॉल्यूम बताओ आप स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ये सब का भी फार्मूला आपको अच्छी से लर्न करना है। फिर उसके बाद जो है वो क्या आता है, हमने जैसे अगर मैंने कोई आपको सॉलिड चैप्टर का ही देख लो, अगर मैंने आपको बोला फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, और आपको मैंने दिया है ये 6 सेंटीमीटर, तो आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करते आना चाहिए। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो ये होता है 4a। तो आप ये इसको 4 × 6 कर दोगे, यू विल गेट आंसर। ऐसे ही अगर मैंने रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछ लिया, तो आपको वो सब चीज़ें जो है वो आना चाहिए। तो ऐसे इस सपोज़ करो इसका मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, है ना, तो आपको वो इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और सॉल्व करके इसको क्या करना है, देखना है कि ऑप्शन में वो क्वेश्चन है कि नहीं, और उसको आप मार्किंग करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो ऐसे ही, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो क्योंकि कंफ्यूज हो आप लोग, इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए कि हम इसकी पढ़ाई कहाँ से करें। तो आप लोगों को ऐसे करना है, समझ में आ रहा है। तो आप हर चैप्टर का बेसिक मैथ्स जो होता है, बेसिक नॉलेज, कि अगर 9th स्टैंडर्ड में आप जाते हो और आपसे टीचर पूछती है कि आप 8th में क्या पढ़ के आए, तो आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़े, तो उसका कोर क्या है, उस चैप्टर का जो है वो बेस क्या है, वो आपको आना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट उसी से रिलेटेड रहेंगे। फिर हमने और सॉलिड में पढ़ा है सरफेस एरिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है। फिर आपने फार्मूला में देखा होगा 4 वॉल्स का भी आपको फार्मूला दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ अ 4 वॉल्स,
है ना। तो ये सब आपको जो है वो लर्न करना है, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको 9th और 10th के लिए भी। 8th में तो मैंने आपको बोला सेक्शन ए में मैंने बेसिक मैथ से ही पूछा है, तो आपको ये सब चीज़ें 9th और 10th के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने क्लास में बहुत अच्छे से किया है, मगर फिर भी आपको रिमाइंडर डाल रही हूँ कि आपको जो है वो सेक्शन ए जो है वो कैसा होगा। जैसे अगर मैंने आपको बोला आपने वॉल्यूम पढ़ा है ना, वॉल्यूम में हमने वॉल्यूम किसके किसके पढ़े, तो हमने वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ और किसका है सिलेंडर है वो उसका पढ़ा है ना। तो आपको सिलेंडर का जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और अगर मैंने आपको रेडियस दे दिया, मैंने हाइट दे दी, तो आपको उसका जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट करते आना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद जो है वो आपको क्या बोलते हैं, हमने और क्या किया है, हमने जो है वो ग्राफ किया है, राइट। तो ग्राफ में अगर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए, राइट, जैसे 3 - 3 ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए, और मैंने बोला ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, हमने क्वाड्रेंट पढ़ा है, राइट। तो अगर मैंने आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स दे दिए और मैंने बोला कि बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा, कहाँ आएगा, तो आपको वो सब चीज़ें आनी चाहिए कि भाई ये वाला जो है वो क्या है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है, ये वाई एक्सिस, राइट, ऑन वाई एक्सिस ये होगा। तो आपका ये पॉइंट किधर आएगा, तो ये आएगा 3, राइट, और -3, माइनस पॉइंट आपका इधर आएगा, यानी कि ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपका 4th क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, फार्मूलाज, ठीक है, और क्या बोलते हैं बेसिक, यानी हर चैप्टर में जो बेसिक होगा वही आपको करना है। ये आपके एमसीक्यूज़ का है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपको आइडिया मिल गई होगी कि किस टाइप का जो है वो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, और आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो है वो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो फिल इन द ब्लैंक है, राइट। ये आपका एमसीक्यू है, ध्यान में रखो। ये आपका 15 मार्क्स का होगा। ये आपका फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक आपका 5 मार्क का होगा। इसमें भी वैसे ही होगा जो अभी मैंने आपको बताया, है ना। फिर मैंने, सब बच्चे बोल रहे थे असाइनमेंट से क्वेश्चन आएगा कि नहीं, तो मैंने सिर्फ आपको एक चीज़ बोली थी कि असाइनमेंट के क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, बट आपको यूलर्स फार्मूला जो है वो लर्न कर लेना कि ठीक है। क्यों, क्योंकि ये यूलर्स फार्मूला जो है वो इम्पोर्टेंट, और क्या होता है ये, ठीक है। तो ये आप जो है, क्योंकि इसका नॉलेज होना चाहिए ना आपको, आपने 8th स्टैंडर्ड में यूलर्स फार्मूला पढ़ा है, तो आपको इसका नॉलेज तो होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। मैंने अच्छे से आप लोगों को क्लास में एक्सप्लेन किया है, तो ये चीज़ आप याद रखो, फार्मूला क्या है यूलर्स का। बाकी असाइनमेंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आ जाते हैं हम, हाँ, क्या बोलते हैं, ये सब हो गया। इसमें भी वैसे ही जो बेसिक आपको बोला है वो सब आएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं 3rd क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ करनी है कि आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना, उसमें यू हैव टू रिकॉग्नाइज पीआरटी, ठीक है वो मैच द फॉलोइंग। ये मैंने क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वो मैच द फॉलोइंग, ठीक है। बट आपने क्या करना है, आपको फार्मूला लिखना है, इसके भी मार्क्स हैं, ठीक है। आप मैच द फॉलोइंग में ऐसे नहीं करोगे कि आपको कुछ ए और बी दिया हुआ है और आप क्या करोगे, देखो 3 आवर्स का पेपर है, ठीक है। तो मैंने पेपर ऐसे ही बनाया है कि आपका पेपर आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है वो आप बिल्कुल भी ये मत करो, टेंशन मत लो कि 3 आवर का टाइम कम पड़ेगा, नहीं, पेपर आपका लेंदी नहीं है। पेपर आपका मैंने इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट पेपर है आप लोगों का, कुछ ऐसे इसमें आएगा, इंटरमीडिएट में आएगा, मतलब आपका ना तो बहुत हार्ड है ना तो बहुत इजी है, मिडल में आएगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे भी कर सकते हैं, और जो है स्लो लर्नर्स है वो भी बच्चे कर सकते हैं, और एवरेज बच्चे भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको क्या बता रही थी, मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट, यहाँ पे 1 2 है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं।
आपको ऑप्शंस को ध्यान में नहीं देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेपर में एक ये प्रॉब्लम हो गई है कि आपके जो ऑप्शंस हैं, है ना, ए बी और सी, इसमें जो है वो ऑप्शन में आपका ये प्रॉब्लम हुआ है कि ए जो है वो आपका 1200 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका आएगा 1272 और ये आएगा 200। तो यहाँ पे आपके पेपर में जो है वो प्रॉब्लम हो गई है। तो इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ और मैंने आपको पहले भी बताया है, क्या बताया है कि आपको जो है वो पेपर में मैंने आपको बोला है कि जैसे एमसीक्यू का मैंने 10 मार्क्स दिया है, राइट। तो एक क्वेश्चन अगर आप उसका ऑप्शन लिख देते हो, जैसे 1 का आ रहा है, सपोज करो कि 1 का आंसर ए ही आ रहा है और आप ए लिख दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपको, इसमें आपको लगता है कि आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला है कि 2 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या होगा कि आपको सॉल्व करना होगा। अगर आप ये कर रहे हो, सपोज करो आपने ए का 1 का ए ही लिख दिया है, सो यू विल गेट, या तो राइट मिलेगा आपको या तो ज़ीरो मिलेगा, राइट। इसके यही दो मिलेंगे, इसके बीच का क्या? तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको फार्मूला के मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। और अगर आप इसको जो है वो, सपोज करो कि आपका राइट आंसर जो है वो एंड का जो है वो रॉन्ग हो रहा है, लेकिन आपके बाकी स्टेप्स करेक्ट है, सो यू विल गेट 1.5 मार्क्स। यहाँ आपको क्या मिल रहा है? 0 और 2। समझ में आ रहा है? यहाँ अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको 1.5 मार्क्स एटलीस्ट मिल जाएगी। सपोज करो कि आपके आंसर जो है वो रॉन्ग आ रहे हैं, फिर भी आपको जो है वो क्या मिलेगा? इतने मार्क्स मिल जाएंगे, फार्मूला के मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है? कोशिश करना है कि जो है इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको सॉल्व ही करना, मतलब कोशिश मत करो, इसको सॉल्व ही करो। और आपको जो मैच द फॉलोइंग में है, आपको क्या दिए हुए हैं? यू हैव टू रिकॉग्नाइज पी, यू हैव टू रिकॉग्नाइज आर, यू हैव टू रिकॉग्नाइज टी, ठीक है। आपको ये रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। अब आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो आप क्या करोगे? कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे? PRT/100। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना। मैंने आपको क्लास में भी बहुत बार ये चीज़ बताई है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास क्या है? A-P है। और ये ए का फार्मूला आपके पास क्या है? A = क्या है? P1+R/100 ये फार्मूला है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते हैं और फार्मूला ये वाला लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछा है तो आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट फाइंड आउट करने के बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाले फार्मूले से फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? तो ये सब मैंने ऑलरेडी क्लास में एक्सप्लेन किया था, बट स्टिल मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्लास में आप मुझे बुला नहीं सकते हो। गेटिंग इट? कोई भी टीचर आपकी क्लास में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, राइट। और आपको हेडमास्टर सर ने अनाउंसमेंट में किया था कि मैं आपकी क्लास में नहीं आ सकती हूँ। समझ में आ रहा है? आपको जैसा पेपर मिला है यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पेपर में नहीं, ये क्वेश्चन रॉन्ग आया, ये इसका आंसर ये नहीं आ रहा है, तो वो आप मुझे मैसेज कर देना। समझ में आ रहा है? लेकिन आप जो है वो मुझे कॉल नहीं कर सकते हो। एग्ज़ाम में आप पैनिक सिचुएशन में नहीं जाना कि अरे ये आंसर आना चाहिए। आपको जो आ रहा है विदाउट पैनिक कंडीशन आप क्या करोगे? उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि आपको स्टेप्स के भी तो मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको स्टेप्स के भी मार्क्स मिलने वाले हैं, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। तो आपको स्टेप वाइज तो कम से कम मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपको पैनिक नहीं करना, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को 10 बार मत सॉल्व करो, आप एक बार अच्छी से सॉल्व करो। समझ आ रहा है? फिर आपको अगर लग रहा है कि मेरा एंड का आंसर रॉन्ग है तो एक बार रिपीट करो, एक ही बार उसको देखो कि आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है या करेक्ट आ रहा है। फिर आपको अगर रिपीट करने के बाद आप एक बार चेक कर लिए और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे कैलकुलेशन करेक्ट है, तो फिर इसमें पैनिक नहीं होना आपको, ठीक है। इसको छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। बच्चे क्या करते हैं, बार बार अगर, या जब तक कि इसका आंसर करेक्ट नहीं आएगा आप इसको बार बार सॉल्व करते रहोगे तो आपका वेस्टिंग ऑफ टाइम होगा। एक क्वेश्चन अगर आपका 3 मार्क्स का है और आप इसको 30 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, तो आप बाकी के क्वेश्चंस कब करोगे? समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो
ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखो और ये हिसाब से जो है वो आप पेपर सॉल्व करो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस है, राइट। कंस्ट्रक्शन का मैंने आप लोगों को बताया या क्लास में कि कंस्ट्रक्शन में आपको एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, ठीक है। 0.1 और 0.2 अगर डिफरेंस रहता है तो एक्सेप्टेबल है आंसर। 0.1 और 0.2 का अगर डिफरेंस होता है, जैसे आंसर आना चाहिए 7.5, ठीक है, और आपका आंसर आ रहा है 7.6 या 7.7, तो ये इसको मैं मार्क्स दे दूंगी। लेकिन अगर सपोज़ करो आपका 8 आ रहा है सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आ रहा है, तो फिर आप मार्क्स लूज़ कर दोगे। समझ में आ रहा है। और एक चीज़ आपको याद दिलाना था जो मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ। क्या रिमाइंड करवा रही हूँ कि आप जब कंस्ट्रक्शन करोगे, राइट, आपको जो भी कंस्ट्रक्ट करना है, सपोज़ करो आपने ये रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, जब आप इसका कंस्ट्रक्शन करोगे, कंस्ट्रक्शन के बाद यू हैव टू राइट स्टेप्स। आपको स्टेप्स लिखने हैं कि आपने इसको जो है वो कैसे ड्रॉ किया है। समझ में आ रहा है। आप अपने सेंटेंसेस में भी लिख सकते हो, बट यू हैव टू राइट स्टेप्स। समझ में आ रहा है, गेटिंग इट। तो आप जो है इसको पहले ड्रॉ कर लो और फिर उसके बाद जो है वो स्टेप्स लिख दो। मैक्स टू मैक्स आपको 4 स्टेप्स लिखने हैं। 4 स्टेप्स में आपका ये कवर हो जाना चाहिए, 4 to 5 स्टेप्स, ठीक है। 4 to 5 स्टेप्स में आपका हो जाएगा, गेटिंग इट। और एक चीज़ रिमाइंड करवानी है, क्या, कि अगर आपको वैदिक मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, राइट, तो वैदिक मैथ्स में हम कुछ भी अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट, तो आपको उसका डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है। आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली आंसर ना लिखते हुए, ठीक है, आप क्या करोगे, इसके स्टेप्स लिखोगे। मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छी से रिवीजन में भी, क्लास का जो रिवीजन था क्यूब एंड क्यूब रूट का, मैंने उसमें आपको बताया है कि वैदिक मैथ्स का जब भी आप सॉल्व करोगे इसके स्टेप्स लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आता है क्या, ग्राफ का, ग्राफ के कैलकुलेशंस, है ना। ग्राफ के कैलकुलेशंस आप क्या करोगे, ग्राफ के कैलकुलेशंस आपको मैंने बताया है, ये आपका ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर के पीछे नहीं करना। समझ में आ रहा है। ग्राफ के पेपर के पीछे नहीं करना, आपका जो पेपर है, ठीक है, ये सपोज करो आपका पेपर है ना, तो ये पेपर पे आपको सिर्फ ग्राफ और यू हैव टू यूज़ पेंसिल ओनली, राइट। उसके बाद आपको जो है वो आंसर शीट मिली है। कितना चिल्ला रहे हैं लोग, थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आएगी आप लोगों को क्योंकि पैरट्स बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो आंसर शीट है, ठीक है, आंसर शीट में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन आप यहाँ करोगे, ठीक है, यहाँ आप ग्राफ बनाओगे और इन दोनों को साथ में अटैच करना। कोशिश ऐसी करना कि कैलकुलेशन इधर है, इसी के बाजू में आप ये करो, फिर आप सप्लीमेंट लगाओ, फिर आप कुछ बना रहे हो, फिर जो है वो गेटिंग इट। यानी कि अगर अल्टरनेट भी रहता है कि ग्राफ पेपर फिर सप्लीमेंट फिर ग्राफ पेपर, तो मुझे चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका जो है वो सिक्वेंशियली, पेपर हमेशा सिक्वेंशियली होना चाहिए। और पेपर आपको कैसे लिखना है, कैलकुलेशन कहाँ करना है, रफ कैलकुलेशन कहाँ रख करना है, ये मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। समझ में आ रहा है। तो ये ये सब चीज़ें मुझे फिर से रिमाइंड करवाना थी एक बार आपको। और ध्यान से, अगर आप थ्रेड यूज़ कर रहे हो, है ना, अटैच करने के लिए सप्लीमेंट एंड ग्राफ, तो आप बहुत ध्यान से जो है वो उसको अटैच करो। और अगर आप जो है वो स्टेपल यूज़ कर रहे हो तो गुड, है ना, स्टेपलर अगर यूज़ कर रहे हो, स्टेपल कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर थ्रेड यूज़ कर रहे हो तो आप प्लीज़ ध्यान से उसको टाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा जो है वो रिवीजन और डूज एंड डोंट जो पेपर के है वो मैंने आपको बता दिया है। स्टडीज़ कैसे करना है वो आपको बता दिया है ना। ऑब्जेक्टिव्स कैसे होंगे, फिल इन द ब्लैंक का क्या है, मैच द फॉलोइंग का क्या है। एंड प्लीज़ 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 आप लोग जो है वो पैनिक कंडीशन में नहीं जाना, मुझे नहीं बुलाना, ठीक है। अगर आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन लग रहा है ना, मैं ये अगेन आप आई एम सेइंग
कि अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, या इसका आंसर ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप पैनिक कंडीशन में ना जाते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ख़त्म करो। आप मुझे जो है वो एग्ज़ाम हॉल में नहीं बुला सकते हो। ये मैंने क्लास में भी बोला है और मैं अभी आपको फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ कि क्लास में आप मुझे नहीं बुला सकते हो, ठीक है। जैसा भी पेपर आया है यू हैव टू राइट। अगर पेपर में कुछ मिस्टेक होगी यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, है ना। ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है पेपर में मिस्टेक है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बट यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे देन यू विल गेट मार्क्स, अदरवाइज यू विल नॉट गेट। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वहाँ पैनिक कंडीशन में जाके मुझे मैम को बुलाओ मैम को बुलाओ ऐसे नहीं करना है। समझ में आ रहा है। और आपको क्या करना है कि पेपर आपका सॉल्व करना है शांति के साथ। कुछ आपको लगता है कि नहीं इस पेपर में कुछ प्रॉब्लम थी तो आप मुझे बाद में मैसेज कर दो। गेटिंग इट। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। सेक्शन ए मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी से स्टडी करो। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।